बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट सर अफजल महमूद थिंकिंग वाला मौजूद हैं और इनके बारे में मैं कुछ इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी। ये एक इल्म का मैंने थोड़ी सी देर ही उनसे बात की, मुझे अंदाजा हो गया कि एक वो इल्म का बहरे बेकरां होता है ना, ये वो टाइप की चीज है। और मैं चाहूंगी कि सर अफजल आप खुद पहले अपना इंट्रोडक्शन पेश करें ताकि हमारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानें कि वो बेसिकली आपकी जो थिंकिंग सोर्स है और थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या है और किस चीज के ऊपर वो किस किस चीज को कवर करती है। तो ओवर टू यू सर। जी, बहुत शुक्रिया दलीप साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तो मैं अफजल महमूद हूँ और मेरा नाम थिंकिंग वाला है। मैं पिछले 25-30 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ कि इंसान जो है, मर्द व ख़वातीन, वो कैसे सोचते हैं और उनको आगाही के क्या करते हैं, उसके लिए शऊर के लिए क्या करते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है और उसके अंदर जो है हमें कैसे थिंकिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो सही। आपकी बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे शामिल किया अपने प्रोग्राम में। तो आपने अपनी ये 25 साल की जिंदगी में जो आप ये एक खास गोल लेके चल रहे हैं कि लोगों की थिंकिंग एबिलिटीज को और उनकी मेच्योरिटी को और उनका स्टाइल वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना, आई थिंक इसका मकसद यही है। क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जब हम एक्सचेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसके अंदर से अडॉप्ट भी करते हैं और कुछ सामने वाला भी अडॉप्ट करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये थिंकिंग का प्रोसेस किस तरह चलता है और इससे हमारे जो नेशन है, किसी में एक खास स्पेसिफिक जेंडर को या किस स्पेसिफिक एज को मैं नहीं करूंगी टारगेट, लेकिन एक हमारी नेशन को, हमारी जो मिनहसल कौम, हमारी जो सोच है उसको कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मुझे 1-2 मिनट चाहिए होंगे इसको एक्सप्लेन श्योर, करने नो के लिए, प्रॉब्लम। बिकॉज नो अगर हम प्रॉब्लम। समझ नहीं पाएंगे इसको तो ये हमेशा फिर मसला ऐसे ही रह जाएगा। जी। इसके लिए जो जब हम देखते हैं तो हमें हिस्ट्री के इल्म की ज़रूरत होगी कि हम्म। हम हिस्ट्री के ज़रिए जान सकते हैं कि हम हैं कौन, पाकिस्तानी कौन है और उनके साथ हुआ क्या फ्रॉम दी टाइम्स स्टार्टेड। जब से टाइम स्टार्ट हुआ है, जब से हम इंसान बने, वहां से कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इंसान जो है वो करीबन जो है इस हालत में, जैसे आज मैं और आप हैं या 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, करीबन 70,000 साल से ये इसी तरह ही है। ये इस तरह इवॉल्व हो गया था इस शक्ल में। एक साइंस ये कहती है, साइंस और हिस्ट्री को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह ही है। और फिर इसने 60-70,000 साल जो है, 60,000 साल जो है वो जंगल में गुजारे और वहां से ये कुदरत से जो है अपनी जो है ज़रूरियात को पूरा करता था। और इसको 3 अलमिया दरपेश थे। एक ये था कि इसका खाना खत्म हो जाता था एक जगह पे, वहां पे जो है कहत पड़ जाता था। फिर उसके बाद इसको जो है मुख्तलिफ किस्म की वबाएं लाक थी इंसान को, बीमारियां। और उसके अलावा फिर ये आपस में लड़ते झगड़ते भी थे क्योंकि खाना कम हो गया, तो ज़ाहिर है लड़ाई तो होगी वहां पे। तो करीबन 50-50, 60-60 लोगों की नंबर में ये ग्रुप्स में, फैमिलीज में रहता था। ये हमारी हिस्ट्री है, 60,000 साल ऐसे ही हम रहे। फिर करीबन 6-7-8-10-11,000 साल पहले हमने ये फैसला किया कि अब हम जो है बजाय इसके कि पूरी दुनिया फिरते रहें और अपनी खाना तलाश करते रहें, क्योंकि खाना ही तो मुराद था, सर्वाइवल इसी के ऊपर था, ये हम समझ चुके थे। तो हम अपने जो है गांव क्यों ना बना लें, हम जो आबादियां और जो उसमें क्यों, तहजीब में क्यों ना रहना शुरू कर दें। तो हमने वैसे रहना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हुए तहजीब में, तो जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे, जो कि जिनको बात की समझ आ चुकी थी कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो उन्होंने जो है 2 चीज़ें की। उन्होंने एक तो ये है कि उस सारे सिस्टम को रन करना शुरू कर दिया और वो उसके इंचार्ज बन गए और इंसान की जो सोचने की सलाहियत है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान की जो सोच है वो उसकी मालूमात से मिलती है। उन्होंने गलत मालूमात दे के हमारी जो आगाही है, हमारा शऊर जो है, उसको बनाना शुरू कर दिया।
क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के 2 मामलात हैं। एक मामला ये है कि पहले वो सुनता है, कॉग्निशन करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसकी जो है आगाही आती है, उसको शऊर आता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो और तो उसका वो शऊर भी गलत बन जाता है। और जबरी तौर पे भी, मतलब मैं आज जो अफ़ज़ल हूँ, मुझे अब जबरी तौर पे कुछ भी बनाया जा सकता। अगर मुझे मालूमात ही गलत दी जाती तो हो सकता है मैं अफ़ज़ल ना होता। मैं जो भी हूँ अपनी सोच की वजह से हूँ। तो इस तरह किया गया और फिर हमें गुलाम बनाया गया एक्चुअली। और उसका नाम जो है हमने दिया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, क्योंकि जंगल से जो हम खाना खा रहे थे उसी को कहा गया आप उसको उगाएँगे और उसको नाम रेवोल्यूशन दिया गया। उसे कहते हैं जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। जिन लोगों ने हमसे ये करवाया, जब हम उगा लेते थे तो वो हमसे जब उसका निकलता था उसको छीन के ले जाते थे। वो कहते थे क्योंकि हमने तुम्हें बताया है इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। तो वो उसको गुलाम बना लेते, तो एक गुलामी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। कुछ जब वक़्त गुज़रा तो बात आगे चली, तकरीबन 600 बीसी में, उससे पहले और मुख्तलिफ तरीके थे लोगों को गुलाम बनाने के, और वो इल्मी पैकेज थे। इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती थी, गुलाम बनाया जाता था। तो फिर वहाँ पे ये जो है और ये तहज़ीब जो थी, ये काफ़ी जगहों पे दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे वो चली। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अफ्रीका से, तो पूरी दुनिया में फैल चुके थे हम उस वक़्त तक। आइस एज आती थी तो इवन समंदर भी पार कर जाते थे, उसपे पुल बन जाता ना बर्फ का, उसको पार करके वो कर देते थे। तो तकरीबन 5-6 जगहों पे ये तहज़ीब का स्टार्ट हुआ। एक में हम भी आते हैं, जिसे इंडस वैली कहते हैं। हम यहाँ पे हमारा तल्लुक इससे जो कि इंडिया और पाकिस्तान इसमें आता है, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे वाले जो ममालिक हैं, नेपाल वगैरह ये इसमें आता है, जिसे हम बरे-सगीर कहते हैं। तो बरे-सगीर की तहज़ीब जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हुई। और वहाँ पे जो है जब उन्होंने उस प्रोसेस जो था, उसके ऊपर जो ख़यालात के पैकेज दिए गए, एक बताया कि उसको फिर उन्होंने मज़हब कहना, धर्म कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे हिंदुइज़्म जो था, वो पैकेज दिया करता था, और जो हमारा हिंदू, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं, वो कंट्रोल करता था। अ, उससे पहले सिद्धार्था था जो कि बुद्धिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे सिस्टम के, ये सिस्टम कैसे चलेगा, लोगों को गुलाम कैसे बना के रखना है। तो जो लोगों को आगे चले तो फिर उसके यहाँ पे ऊपर, क्योंकि यहाँ फसलें उगनी शुरू हो गई थी तो पूरी दुनिया में भूख थी, यूरोप में, बाकी जगह पे, तो वो लूटने आते थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे रहें, इनको रूल करो, ये तो पहले से ही पंडित के सिस्टम पे चल रहे हैं। तो वो आगे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके तो वो गुलाम बना के रखा उन्होंने। आखिरी 200-300 साल जो थे वो गोरे ने भी हमारे साथ फ़ायदा उठा लिया। फिर उसके वो हमें छोड़ के चले गए और अपने लोगों को हमारे ऊपर छोड़ गए। अपने कुछ लोगों को हमारे ऊपर छोड़ गए, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको हम हुकूमत, सियासतदान कहते हैं, वडेरे कहते हैं, जिनके पास बड़े रिसोर्सेज़ हैं। उन्होंने कहा इनके ऊपर हुकूमत करो। उनको पता था ये वैसे ही 7-8 हज़ार साल से तो ऐसे रह ही रहे हैं। उन्होंने पिछले 70-80 साल भी ऐसे ही चला दिए। तो हमारे ऊपर ये हालात हैं। हम करीबन 25 करोड़ हैं, जिसमें से 4-5 ग्रुप है, शोबे हैं हमारे। हम किसान हैं, उसके अलावा हम मछली पकड़ने वाले माहीगीर हैं, या हम पत्थर कूटने वाले मज़दूर हैं जो कानकुनी करते हैं, मादनियात को निकालते हैं, या फिर हम माल-मवेशी पालने वाले हैं। तो हम सारे के सारे इन शोबों से मुश्तमिल हैं, और कभी कोई अपना जो है अपना हमारे ऊपर तसल्लुत आ जाए तो कभी कोई कर लेता है। कभी वो मिल के भी कर लेते हैं, जैसे आजकल एक मिल के किया जा रहा है। पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया जाता है जिसके लोग फ़ायदा उठाते हैं, और उस निज़ाम के ऊपर जो है हमें उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि हम माचिस भी खरीदें उस पे भी लगान दो, पानी खरीदो उस पे भी लगान दो, जो कुछ भी खरीदो उस पे लगान दो। और वो जो निज़ाम है जिसने हमें ये किया हुआ है उसको क्लासिक लिबरलिज़्म या कैपिटलिज़्म कहते हैं। और वो जो तनख़्वाहें देते हैं, जो फ़ायदा देते हैं हमारे उन लोगों को जो हमें कंट्रोल करते हैं, वो उसको कर्ज़ा कहते हैं, और उसके ऊपर हमसे सूद भी लेते हैं। और फिर उनको जो उन्होंने कमीशन दिया होता है वो अपने बैंकों में वापस जमा करा देते हैं। यानी कि हमारे ऊपर लोग लोग जो बैठे हुए हैं, वो हमसे लगान लेके कुछ अपना फ़ायदा उठाते हैं, कुछ उनको वापस भेज देते हैं, और उनका असल जो है वो भी वो उनसे पहले से ले चुके हैं, भाई तुम यहाँ पाकिस्तान में कहाँ सँभालोगे? तो ऐसे करो हमारे बैंकों में जमा करा दो। तो हम ये एक ओवरऑल पिक्चर है। ये एक है जिसके अंदर अभी इस वक़्त है। अब इसमें अफ़ज़ल हो, अंदलीब साहबा हों, परवेज़ हो, नज़ीर हो, सकीना हो, शकीला हो, वो सारे के सारे हम इसी के शिकार हैं।
बेसिकली हम या तो वही मतलब ना, या तो किसान हैं या माहीगीर है या माल मवेशी पालने वाले हैं या हैं हम यही, इसके अलावा हमारे अंदर कोई बड़ा वो नहीं है कोई बड़ा फनकार नहीं है, यही छोटे छोटे हमारे काम करने वाले हम लोग हैं। और इनको 8-9 हजार साल से यहाँ पे गुलाम बना के रखा गया। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हमारी सोच है वो आज भी जो है वही है जो अंग्रेज दे के गया हमें। और अंग्रेज नहीं हम दे गया, जो फिरौनों उधर जो फिरौन थे ना, अच्छा अरब जी में फिरौन बिल्कुल थे 7-8 हजार साल पहले। तो यहाँ पे अभी कोई उसी तरह का फिरौन था, कोई राजा होगा, कोई पंडित होगा, कोई ऐसा होगा जो फिरौन ही था असल में, उसी तरह की शक्ल सूरत थी उसकी, हाँ हरकतें उसकी वही एग्जैक्टली थी, उसको गुलाम बना के रखना मतलब आता था। सही मतलब ये एक माइंडसेट था ये जब से दुनिया बनी है, फेक न्यूज और रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना जी और उसके जरिए लोगों को जो है ट्रैप करना और उनको एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रखना। और एग्जैक्टली। इसी वजह से क्योंकि हम तो अंग्रेज वाली कहानी आज मुझे ये बहुत डिटेल में इसको मैंने स्टडी किया जबकि मैं खुद तारीख की स्टूडेंट हूँ। लेकिन बहुत अच्छी चीज मुझे आज समझ में आई कि वाकई ये कई सौ साल नहीं हजार साल पुरानी एक स्ट्रेटजी है कहानी है। जो आज तक चली आ रही है। और हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए। हम जी अपनी सोच को जो है एक वो नहीं जामा शक्ल नहीं दे पाए। जी, देखिए ब्रेक इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो कौमें ब्रेक करती हैं इनको, जिनको ये 4-5 काम के अलावा कुछ और भी आता है। अब किसान क्या ब्रेक करेगा बेचारा? वो अपनी फसल की हिफाजत करे या ब्रेक करे? जिसने माल मवेशी पाले हुए वो उनको पानी डाले, उनको चारा डाले, उनको चरा के ले आए, या कि वो जो है इसको ब्रेक करे सिस्टम को। जो पत्थर वाला काटने वाला वो पत्थर काट के दिहाड़ी लगाए, अपने लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, या कि फिर वो इसको ब्रेक करे। तो ये सारे का सारा सवाल अगर आप देखें जी, मेरा सवाल जो था वो वही था कि हम इस सोच को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इस इसको हम ये नहीं कर एक जो सकते, सिस्टम चला आ रहा है इसको इसको हम नहीं नहीं किया तब्दील जा कर सकते। सकता। हम मुसलसल गुलाम हैं, अच्छा बल्कि तो हम मतलब कंज्यूमर भी हैं, हम सारिफ भी हैं, अच्छा हम सारिफ भी हैं। बिल्कुल अभी आपने देखा बिल्कुल कि जब जो तेल हम खाते हैं, जो चाय हम पीते हैं, जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं। हर चीज बड़ी बड़ी कंपनी की है। अब हम सिर्फ गुलाम नहीं है, गुलाम तो हम ज़ेनी रह गए ना, और उसके ऊपर रह गए कि जो हम कमाते हैं उसका हम लगान देंगे। लगान किसको देंगे? जो 1958 से, जो जब से ये मुल्क बना, तो जो कर्जा लिया गया उसका हम टैक्स देंगे, जो उसके लिए हम लगान देते हैं। उसके अलावा हम अशिया भी वो खरीदेंगे जो हमारे ऊपर जो है, जिस जो कमीशन लेगा, मतलब जो जो कमीशन दे के लाइसेंस लेगा, जहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा, उसी की खाद का हम अपने खेतों में डालेंगे, उसी का हम बीज डालेंगे, उसी का ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे, उसी का चारा हम अपने वो भी हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम सिर्फ अभी गुलाम नहीं है, बल्कि हम सारिफ भी हैं। और हो सकता है कुछ अरसे के बाद कुछ और भी हो जाए, एक तीसरी चीज भी आ जाए, आई डोंट नो। तो ये हालात मुश्किल से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको ब्रेक फ्री करें, हम आजाद हों, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका सवाल का जवाब नहीं है। हाँ तो मतलब ये एक ना हल होने वाला सवाल है मेरे हिसाब से कि ये हम जिस मायूसी है, एक मतलब मैं मायूस नहीं करना चाहता, बट मायूसी के अलावा है भी कुछ नहीं। सही नहीं सही बात है। तो हम इस सोच में कुछ बेहतरी तो ला सकते हैं ना। ऐसा तो हो सकता है कि इसमें कुछ जो जैसे कुछ जहन है जैसे आपका जहन है जैसे मैं समझती हूँ मेरा जहन है जो प्रोडक्टिव है। सर रेहान अल्लाह का कुछ जहन है जो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज आए। तो उस चेंज को लाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा ही सही चाहे आटे में नमक के बराबर ही तब्दीली आ सके। उसके लिए जो लोग जिन्होंने हमें सारफ बनाया ना, जो हमारे फेरोन है आज के, जो आज के हमारे फेरोन है, जो आज के हमारे पंडित है, जो आज के हमारे राजा हैं, जो आज के हमारे गोरे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं दुनिया में, कहाँ पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं वो, और उनके जो हरकारे हैं, और हम तीनों मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। कोई
आपका माइक बंद है। ये आपको ये एक जो है एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये कोई छोटा या छोटे स्टैंडर्ड पे करने वाला काम नहीं है, एक बहुत इसके लिए बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड उस पे चाहिए कि बहुत सारे दिमाग मिलके एक ह्यूमैनिटी के लिए, इसलिए कि यहाँ हम मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मेरे ख्याल में हर कौम में इस तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह की जो है स्लेवनेस पाई जाती है। तो बहुत सारे लोगों को मिलकर और इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी, जो जो इसके पीछे हमारी जो लोग ये करते हैं, जो ये गुलामी और जो है वो वाला काम करते हैं, लोगों को सारफ बनाते हैं, जो उनके हरकारे हैं और जो हम गुलाम और सारिफ हैं, हम सारे के सारे जो हैं, इसके लिए जो एक ओवरऑल तस्वर या फीलिंग आती, उसे हम कहेंगे सरप्लस हैप्पीनेस। सरप्लस हैप्पीनेस का हम शिकार हैं। हमें इसी में मजा आता है। जो जुल्म करता है उसको उसमें मजा आता है, जो जुल्म करने के अंदर हरकारा बनता है उसको उसमें मजा आता है, और जो गुलाम है, जो सारिफ है, उसको उसी में मजा आ रहा है। तो जब जब एक जुल्म को करना, एक जुल्म को करवाना और एक जुल्म सहना, अगर ये बायसे हमारे लिए प्लेयर बन जाए, तो उससे हम कैसे जान छुड़वाएंगे? वो तो ये तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी तब्दीली के लिए हिटलर ने ये काम करने की कोशिश की। उन्हें कहा जितने भी ये है ना, इसका ये चलो इसका बस खत्म करते हैं। तो जो शख्स इसका इंचार्ज था, चीफ ऑफ एसएस, उसका एक चीफ ऑफ एसएस स्पेशल सर्विसेज थे, जो कि जिसका मकसद था कि ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जो है तकलीफ देना, उनको उनको अजियत देना। तो जब वो उनको समझा रहा था तो वो ऐसे सिखा रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे सामने मर्द और उसका बच्चा, सॉरी बच्चा, माँ और उसका बच्चा सामने आ जाते हैं और तुम्हारी ड्यूटी है उनको अजियत देना, वो अजियत से लहूलुहान हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई, तुमने अपना जुल्म रोक दिया, तुमने उनका मजीद खून बहाना, उनकी शिकंजा जो उसको बंधा उसको मजीद टाइट करना का सोचा भी, तो तुम अपने फर्ज की जो है वो करोगे, हुक्म दूली करोगे, तुम गद्दार कहलाओगे। ये ना हो कि तुम्हारे अंदर रहम आ जाए, उसको मजीद पीसते जाना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब फर्क करें, जिन्होंने हमें कर्जे दिए और हमें जो गुलाम बनाया हुआ है, वो हमारे लोगों को सिखाते हैं, जो जो टैक्स कलेक्शन वाले लोग हैं ना, जो कीमतें बढ़ाने वाला जो हरकारे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उनको क्या सिखाया जाता है कि ये ना हो कि तुम्हें तरस आ जाए कि पहले बेचारा 300 रुपए का पेट्रोल लीटर नहीं डलवा सकता, तो पेट्रोल की कीमत में कमी मत करना, बल्कि उसको 350 रुपए करना। इसी तरीके से बताया था तुम्हें ये ना कहीं परेशानी हो जाए कि इनके पास तो जो बच्चे हैं वो बहुत बुरी हालात में हैं और वो बचपन में ही मर जाते हैं, बहुत सारे उनमें से सड़कों पे गलियों में बेचारे जो है नंगे प्यासे भूखे, और उनकी आंखें गंदी, और गली मोहल्लों में इस्लाम्स के अंदर रहने, तो तुम्हें उस पर तरस ना आ जाए। एक माचिस के ऊपर अगर तुम 15 रुपए टैक्स ले रहे हो तो 20 कर देना। उनका जो जो वो रोटी खाते, जो आटा खाते हैं, ये मत घबरा जाना कि ये 250 रुपए है। और अगर तुमने डॉलर की प्राइस में ज्यादा इजाफा किया, और अगर तुमने जो है इनकी अशिया खुर्द के अंदर इजाफा हुआ उसकी वजह से, तो ये ना हो कि तुम परेशान हो जाओ और तुम इनको सब्सिडी देना शुरू कर दो कि नहीं जी आटा हम कीमत कम कर देंगे। उसकी कीमत बढ़ाना, क्योंकि यही तुम्हारा फर्ज है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुमने ये किया तो तुम अपने ऊपर भी जुल्म करोगे और तुम अपनी ड्यूटी भी ठीक नहीं करोगे, तुम गद्दार कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी ये है। हम कहते हैं लब्बैक सर, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और करते आ रहे हैं। सो ये निजाम है। अब ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आपका माइक बंद है जी, मैं तो हाँ बिल्कुल मैं ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। एक वो है अवाम जिसपे जुल्म हो रहा है, एक वो है जो जुल्म कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हमारे साथी, हमारे हमारे से निकलते हैं। इधर ही गली में कहीं वो, उसकी भी बचपन में वो नाक बह रही होती है, वो भी बेचारे कपड़ों के बगैर होता है, फिर वो कुछ पढ़ लिख जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है या वो सियासतदान बन जाता है।
जब वो ये बन जाता है, वो उस टीम का हिस्सा बन जाता है और फिर वो भूल जाता है। वो कहता है अगर मैंने इस पे तनख्वाह नहीं ली, अगर मैंने अपनी सहूलतें नहीं ली, मुराद नहीं ली, तो अगली गाड़ी मैं कैसे चेंज करूंगा? बेगम साहबा की शॉपिंग का क्या होगा? मेरे बैंक में पैसे कैसे जमा होंगे? फिर मैं बैरून मुल्क सैर पे कैसे जाऊंगा? तो वो उसमें उसका उसका दिल जो है उसमें लग जाता है, उसका ध्यान वहां लग जाता है। तो ये जो आपका जिस NIC LNIC, सॉरी मैं शायद गलत ले रही हूँ, जो आपका इंस्टीट्यूट है लाहौर इंस्टीट्यूट, इसमें आप जी 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 जो थिंकिंग के साथ बॉडी हीलिंग और स्ट्रेस रिलैक्सिंग का भी कुछ आपका सिलसिला है, तो ये क्या चीज है, जी, कैसे वो हील मैंने आप किया जाए? जी मैं जैसा आपको बता रहा था कि मैंने जो है ये लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ बनाया था। इट इज अबाउट कि हमारा जो खाना क्या है, व्हाट इज आवर फूड। जैसे ये पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज आवर थिंकिंग, इसका मतलब यह है कि व्हाट इज आवर फूड। और इसके अलावा एक और भी मैं काम करता हूँ, वो ये कि व्हाट इज आवर एग्रीकल्चर, हमें अपना खाना कैसे उगाना चाहिए, एक वो मेरा काम है। फिर दूसरा ये है कि हमें अपना जो है खाना क्या खाना चाहिए, उगाना कैसे है, खाना क्या है और सोचना कैसे, ये तीनों मेरे काम है। मैं मुझे आपकी ये जो बात समझ गया, आपने जो अभी कनेक्ट की है ना चीजें, तो वो एक है ना कि इंसान जो खाता है, जिस तरह का फूड खाता है उसी तरह का रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी में इमोशन भी उसी तरह के आते हैं। कि जैसे पठान खाते हैं, दुम्बा खाते हैं, तो उनके अंदर भी जान होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हम लोग जो उर्दू स्पीकिंग है वो बकरे का गोश्त खाते हैं, तो वो हम बिल्कुल बकरे ही के जैसे जो है हमारी वो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी ये जो बात है ना, इसको मैं अगर इस बात से कनेक्ट करूं, तो हम जो खा रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारे इमोशंस में, हमारी फीलिंग में और हमारे थिंकिंग जो प्रोसेस है उसके उसको भी इफेक्ट करता है। इज इट ट्रू? नहीं, मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। सबसे पहली बात तो ये रेशिस्ट बात है, इसको कहते हैं रेशिस्ट। पठान नाम लेना, उर्दू स्पीकर नाम लेना, मैं ये नहीं कर सकता। मैं इंसान का नाम लूंगा कि इंसान जो खाना इंसान खाता है वो उसकी सोच पे असर नहीं करता, बल्कि जो उसका सोच का निजाम है, यानी कि जो 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 हमारे सिस्टम्स हैं, जो ये सोचने का काम करते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाता है। वो उनमें सोजिश करता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, उसको डायबिटीज टाइप 2 होती है, उसको कैंसर होता है, उसको जो है मोटापा होता है। तो ये जो हमारा खाना है, चाहे वो दुम्बा हो या बकरा हो, दोनों तेल है, जो गाय का गोश्त है, अंडे हैं, पोल्ट्री है, दूध है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पूरे निजाम के अंदर सोजिश करती हैं। और उसके अंदर जो बीमारी एक है कि हमें सोजिश होती है, एक ही बीमारी है, सोजिश होती है। और उसकी वजह से हमारे जिस्म का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा फेल हो जाता है, मर जाते हैं। पहले बीमार रहते हैं 10-15 साल, फिर मर जाते हैं ये खाना खा के। तो ये तो ये बीमार करता है जी। आप जो है ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इससे आप जो है कुकिंग की तरफ कैसे, शेफ वाली फील्ड आपने कैसे, मतलब क्या सोच के आपने कि क्या ऐसा कुछ क्रिएटिव करना है जिसकी वजह से, क्या ऐसा क्या था, आप बताइए प्लीज। वो असल में जब मैं किसी को ये बताता था हमारा खाना जो है सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल हैं, लेग्यूम्स हैं, तो वो हैरान होते थे कि ये क्या बात हुई, तड़का नहीं लगेगा तो फिर खाना कैसे बनेगा। अगर उसमें गोश्त हो यार, करेले गोश्त का जो मजा है वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आप मैंने पता नहीं क्या उनको वो कह दिया। तो वो फिर अपनी आदतों की डिफेंस करने के लिए, उसके लिए मुझे कहते हैं फिर उसको पकाएंगे कैसे, हर कोई यही कहता है पकाएंगे कैसे। हालांकि हर रोज हम दाल पका रहे हैं, तड़का लहदा बना के बिगाड़ लगा रहे हैं ना उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई बिगाड़ के बगैर खाओ, सिर्फ तेल ना डालो उसके अंदर, क्योंकि तेल डालोगे तो वो तुम्हें बीमार करेगा, दिल का दौरा पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें फालज होगा, तुम्हें मोटापा होगा। तो उसको वो करने के लिए वो मुझे करते थे, फिर मुझे सीखना पड़ा। बल्कि बचपन से ही मुझे आता था, उस जमाने में मैं वो दूसरे खाने बनाता था, फिर मैंने ये भी सीखा। मैंने जिन लोगों से सीखा था उनका नाम डॉक्टर सैसल्टन है, डॉक्टर मैकडूगल है, डॉक्टर डीन आर्निश है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि इस बात वो ये भी डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ कहते हैं यार इसको चलता रहने दो,
अगर ये ठीक होगा तो फिर मेरे पास तो नहीं आएगा। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे डॉक्टर हैं जो जिस तरह की सोच है, जिसको मैं चाहता हूं कि हर स्टेक होल्डर जो है वो इस बात को सोचे कि जुल्म करके इसको सारिफ बना के, इसको गुलाम बना के, तो डॉक्टर्स भी ज्यादातर वही हैं जो सारिफ बनाते हैं, वो हमें गाहक बनाते हैं। और वो हमें नहीं कहते कि अपना खाना तब्दील करो, अगर खाना खाएंगे तो फिर ठीक खाना खाएगा तो बीमार ही नहीं होगा। जब वो बीमार ही नहीं होगा, मतलब ये वाली जो बीमारियां 26-27 बीमारियां, हाँ उसको हादसा हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकती है, ओल्ड एज हो सकती है, लेकिन उसको ये वाली जो बीमारियां 26 है वो खत्म हो जाएंगी। और वो जो हर महीने उसको पैसे जाते थे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को दवाई के पैसे जाते हैं, तो वो तो रुक गए। उसको जो वहां से कमीशन मिलता है, जो टेस्ट कराते हैं उससे भी कमीशन मिलता है, वो तो रुक गया। तो पूरी दुनिया में ये निजाम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एहसास कर लिया। और अगर फर्ज करें ऐसा ही एहसास बाकी लोग भी करें, जो बाकी स्टेक होल्डर थे, तो हमारी गुलामी और हमारा जो है सार्फ होना वो भी खत्म हो सकता है। क्योंकि असल में हम डॉक्टर के क्लाइंट होते हैं, हम सारिफीन है डॉक्टर के, तो इसलिए वो अपना बिजनेस चलाने के लिए कभी हमें ठीक नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसकी जो छोटे छोटे असरात है उनको ठीक करता है। जिस शख्स को डायबिटीज होती है, कैंसर होता है, जिसको दिल का मर्ज होता है, एक दफा हो गया हमेशा उसी से मरेगा वो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो मौजूदा इलाज है इसकी वजह से किसी के दिल का मर्ज ठीक हो गया और फिर वो किसी और चीज से मरा, वो अपनी तबई मौत मरा। नो, जिसको एक दफा ये बीमारी होगी जो कि खाने से होती है, फिर वो इसी बीमारी से मरता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम चीजें हमें डैमेज तो करती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम जो है एक ऐसा माहौल हमें दे दिया गया कि हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते। जी जी, तो हर ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट, सारे के सारे हमारे बिजनेस इसी पर कायम है। बिल्कुल सारे ऐसा के ही सारे है। बिजनेस पर कायम है कि दूसरे को जुल्म करो, उसके ऊपर फाइनेंशियल जुल्म करो। इसके सही पास जो सही पैसे हैं उनकी इसकी जेब से निकालो किसी तरीके से, सही। इसको हाँ, बेवकूफ और ये बनाओ। भी फन है, ये भी एक उनका एक आर्ट है कि वो हमारी जेब से बड़े खूबसूरती से पैसे निकाल के अपनी मतलब जेब में मुंतकिल कर इतना देते कोई हैं। मतलब इतना कोई काबिल एहतराम आर्ट नहीं है, या कोई इतना मुश्किल आर्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन झूठ ही बोलना है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि उसकी जो है परसेप्शन बन जाए उसके बारे में जी कि ये नुकसान बिल्कुल नहीं है, ये ठीक है। सही सिर्फ ये सही। सिखाना है हमने 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 एक किस्म का आप समझ लें कि ये जो बदउनवानी है, ये जो दगा है, ये जो फ्रेब है, ये जो झूठ सही बोलना है, बस ये हमें आना चाहिए। सही, बिल्कुल। आपकी बातें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आज ये 30 मिनट्स का जो स्लॉट हमने सेलेक्ट किया था, ये इनफ नहीं है कि आपकी बातों को जो है पूरी तरीके से कवर कर सके। लेकिन आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे किसी खास मौजू पर हम डिस्कस करके अच्छे से और कोई मखसूस मौजू के ऊपर जो है मज़ीद बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जरूर नेक्स्ट टाइम भी टाइम देंगे। जी श्योर अंजलि साहब, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मेरे लिए बड़े ऑनर, इसलिए मैंने आपको शुरू से कहा ना कि आर यू रेडी टू स्पीक, लिसन दिस। क्या आप वाकई सीरियस है? अगर हैं तो आई एम ऑनर्ड। जी बिल्कुल नहीं, और ये सीखने की चीजें मैं ये समझती हूँ कि ये ऐसा इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और जहनी तौर पर भी जो हमारी पसमानदगी है हमें उसको दूर करना चाहिए। हम हमारे जहनों में जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलत सोच है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे पास हमेशा से वही चली आ रही है। और वाकई मैं आपको बताऊं कि 2-4 चीजें तो मैंने इतनी अच्छी आपसे समझी है कि मैंने इतने साल 6-8 साल मैंने तारीख की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया था जो मुझे आज आपने समझाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया फॉर दिस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।